सो हेलो एंड वेलकम टू एक्समार साइंस। दिस इज गौरव तिवारी। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। बच्चों, ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। और अगर आपने इससे पहले वाले दो लेक्चर नहीं देखे हैं जो कि एरर एनालिसिस और सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर थे, तो आप डेफिनेटली प्लेलिस्ट में जा करके उनको देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट ये देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं और फिर अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ाते जाएंगे। तो फटाफट देखते हैं। आज के इस लेक्चर में बच्चों में 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, फिर हम बात करेंगे यूनिट्स के बारे में। ये दोनों चीज़ें फंडामेंटल डेफिनेशन वाला पार्ट है। जब इतना पार्ट हो जाएगा उसके बाद हम प्रैक्टिस वाले पार्ट के ऊपर आगे बढ़ेंगे जो कि 3, 4, 5, 6 जो कि डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर है। चलिए फटाफट अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ हर वो क्वांटिटी है जिससे हम इस फिजिकल वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं और इन्हीं क्वांटिटीज़ को हम मेजर भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक स्पैनर है और मैं बताना चाहता हूँ कि कितना भारी है, तो मुझे इसके मास को मेजर करना पड़ेगा। मास एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। अगर मुझे बताना है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो मुझे इसकी लेंथ को मेजर करना पड़ेगा। लेंथ एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब अगर आप किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो आपको 2 चीज़ें ज़रूर बतानी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसकी लेंथ को मेजर करूँ तो मैं बोलूँगा 30 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे कि इसमें 2 हिस्से हैं। इसके मेजरमेंट के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है 30 जो कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और दूसरा है सेंटीमीटर जो कि उसकी यूनिट है। यानी हर मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी की 2 यूनिट्स, 2 पार्ट्स तो ज़रूर होंगे। पहला पार्ट कहलाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा पार्ट उस फिजिकल क्वांटिटी का कहलाएगा यूनिट। इसी चीज़ को मैं ऐसे कह सकता हूँ, मान लीजिए इसका जो मास है वो 500 ग्राम है। तो मान लीजिए 500 ग्राम इसका मास। इसके 500 वाले पार्ट को मैं क्या बोलूँगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। और इसके ग्राम वाले हिस्से को मैं बोलूँगा यूनिट। यानी हर मेजर्ड वैल्यू में 2 हिस्से होंगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। तो अब बात करते हैं कितने तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो हमारे पास बच्चों 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। सबसे पहले हम देख लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से हमें क्या मतलब है। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी हर वो क्वांटिटी है जो किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। और अगर हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, इस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें इसे डायरेक्टली मेजर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। मैं इसके मास को मेजर करके और या कोई और पैरामीटर मेजर करके इसकी लेंथ के बारे में ज्ञान नहीं ले सकता। यानी मुझे इसकी लेंथ को डायरेक्टली नापना ही पड़ेगा। तो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती है। इसका मास एक दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका टेम्परेचर एक तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की लिस्ट है। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की इंटरनेशनल यूनिट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं और सिंबल यहाँ पर लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर है और सिंबल स्मॉल m। मास की यूनिट किलोग्राम और सिंबल किलोग्राम। टाइम की यूनिट सेकेंड और सिंबल s। इस तरीके से आप सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को लिख सकते हो। तो अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को समझने के बाद फटाफट हम ये समझ लेते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी नाम से ही समझ में आ रहा है, इसे हम डिराइव कर सकते हैं। किससे डिराइव करोगे? फंडामेंटल क्वांटिटी से। इन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या मतलब है इसका? फंडामेंटल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आपको डायरेक्टली नापना पड़ेगा। टाइम भी आपको डायरेक्टली नापना पड़ता है। टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेकिन स्पीड के बारे में अगर हम बात करें, एक पार्टिकल है जो पॉइंट ए से बी तक चल रहा है। इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करी है एक टाइम टी में। तो जो स्पीड है इस पार्टिकल की स्पीड, क्या मैं इसको डायरेक्टली मेजर करूंगा या मैं इसको फंडामेंटल क्वांटिटी से निकालूंगा? मैंने कहा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ डिस्टेंस और टाइम को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ऑटोमेटिकली स्पीड निकल जाती है। यानी कि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की सहायता से डिराइव करी जा सकती है। इसलिए स्पीड क्या हो गई? एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, राइट? क्वांटिटी हो गई, क्योंकि ये 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही है।
बात समझ में आ रही है आपको? इसी तरीके से एरिया लेंथ और विड्थ पे डिपेंड कर रहा है, इसी तरीके से वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रही है। और ये सारी क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की सहायता से निकाली जा सकती हैं, डिराइव करी जा सकती हैं, उन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो बच्चों, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में बात करने के बाद हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बारे में। बच्चों, हमने दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बनाई हुई हैं जिनको हम कहते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो होता है एक आर्क सबटेंड करता है और सॉलिड एंगल जो होता है वो एक एरिया सबटेंड करता है। क्या मतलब है इनका, फटाफट देख लेते हैं। देखिए, कोई सर्कल है, इसके ऊपर आप कोई छोटा सा पार्ट काट लो। सर्कल आपके पास दिया हुआ है, आप छोटा सा पार्ट काट लो, ये ए बी, ये क्या कहलाएगा, ये आर्क कहलाएगा। तो यहाँ पर ये ए बी क्या है, ये ए बी एक आर्क है। ए बी क्या है, ए बी एक आर्क है। अगर मैं इस आर्क के एंड्स को सेंटर से मिला देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सेंटर पर एक एंगल बन रहा है। ये एंगल क्या कहलाएगा, ये एंगल थीटा ही प्लेन एंगल कहलाएगा। यानी कोई आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाता है उसी को हम प्लेन एंगल कहते हैं। प्लेन एंगल का वैल्यू क्या होता है, प्लेन एंगल इज आर्क ए बी अपॉन रेडियस आर। इसको हम किस में मेजर करते हैं, रेडियन में। प्लेन एंगल को आप किस में मेजर करते हैं, रेडियन में। तो प्लेन एंगल को सबटेंड करता है आर्क और सॉलिड एंगल को सबटेंड करता है एक एरिया। तो सॉलिड एंगल को समझने के लिए आप एक स्फेरिकल सरफेस को इमेजिन कर लीजिए और इसके ऊपर आप कोई भी एक एरिया इमेजिन कर लीजिए कुछ इस तरीके का। अब आपको क्या करना है, इस एरिया के हर एक पॉइंट को इस सर्कल के सेंटर से मिला देना है। देखिए, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया और इसको भी मिला दिया। तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, पर ये प्लेन एंगल नहीं है। एरिया ने जो एंगल बनाया है, इस पूरे एंगल को आप बोलते हो सॉलिड एंगल। इस एंगल को आप बोलते हो सॉलिड एंगल। इसी तरीके से इस स्फीयर के सरफेस पर मैंने इस एरिया को इमेजिन कर लिया है और इस एरिया के हर एक पॉइंट से मैंने इसके सेंटर को इस तरीके से मिला दिया है। अब अगर आप इसे जोड़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि सेंटर पर एक एंगल बन रहा है जो कि प्लेन एंगल नहीं है। इस एंगल को आप क्या बोलोगे, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। और ये सॉलिड एंगल कितना होगा, ये एरिया अपॉन डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस जो कि रेडियस है यहाँ पर, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये हो गया सॉलिड एंगल। तो आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी कि प्लेन एंगल का मतलब क्या है और सॉलिड एंगल का मतलब क्या है। प्लेन एंगल को आप रेडियन में नापते हो, सॉलिड एंगल को आप स्टेरेडियन में नापते हो। प्लेन एंगल सेंटर पर सबटेंड होता है एक आर्क के द्वारा और सॉलिड एंगल सबटेंड होता है एक एरिया के द्वारा। तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में तीनों बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यूनिट्स के बारे में। तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कोई भी मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी दो हिस्सों में रिप्रेजेंट करी जाती है। उसका पहला हिस्सा कहलाता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा हिस्सा कहलाता है यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका मास 500 ग्राम है तो 500 हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू और ग्राम्स हो गया इसका यूनिट। तो यहाँ पर मास को मैं ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं किलोग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकता था, मैं पाउंड में भी रिप्रेजेंट कर सकता था। इसी तरीके से दुनिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के सिस्टम बन गए। लोगों ने सेम चीज़ को अलग अलग यूनिट्स में मेजर करना शुरू कर दिया। दुनिया के एक हिस्से में मास को लोग ग्राम में मेजर कर रहे थे, दुनिया के दूसरे हिस्से में मास को लोग किलोग्राम में मेजर कर रहे थे और एक जगह पाउंड में मेजर कर रहे थे। इससे हो गई दुनिया में कन्फ्यूजन। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बाद में हमने एक इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया जिसे हम SI सिस्टम कहते हैं। तो भैया देखिए, यहाँ पर CGS सिस्टम जो चल रहा था दुनिया की कई जगह पर, जिसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। FPS सिस्टम चल रहा था, फुट पाउंड और सेकेंड सिस्टम। MK सिस्टम मीटर किलोग्राम और सेकेंड सिस्टम। MKS आज बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ हो रहा है। इवन SI ने भी ज़्यादातर MKS की फंडामेंटल यूनिट्स को उठा लिया है एज इट इज़। तो यहाँ पर देख लेते हैं, CGS सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड यूज़ हो रहा था, FPS में फुट पाउंड और सेकंड, MKS में मीटर किलोग्राम सेकंड। हम अब क्या यूज़ कर रहे हैं, अब हम यूज़ कर रहे हैं SI सिस्टम और आने वाले सारे चैप्टर्स को हम SI यूनिट्स की सहायता से ही समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमारा जो फंडामेंटल पार्ट था जिसमें हमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझना था, यूनिट्स के बारे में समझना था, ये हमने फर्स्ट फंडामेंटल पार्ट कवर कर लिया है। अब हम मूव करते हैं तीसरे पार्ट की तरफ जो कि थोड़ा सा प्रैक्टिस ड्रिवन पार्ट है, जिसे हम बोलेंगे राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला। तो हम सीखेंगे डायमेंशन का मतलब क्या होता है और डायमेंशनल फार्मूला लिखा कैसे जाता है। तो फटाफट देख लेते हैं। देखिए, डायमेंशन क्या है, आपने देखा अभी
कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को आप फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिख सकते हो। अब अगर हम हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी को एक लेटर से, एक डायमेंशन से रिप्रेजेंट कर दें, तो हर डिराइव्ड क्वांटिटी को उन्हीं लेटर्स के टर्म में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, लेंथ को अगर मैं केवल डायमेंशनल फार्मूला केवल L से लिखूं, मास जहां दिखे मैं केवल M से लिखूं, और टाइम को T से, और बाकी सारी फंडामेंटल क्वांटिटी को मैं एक एक डायमेंशनल फार्मूला असाइन कर दूं, तो क्या मैं सारी डिराइव्ड क्वांटिटी को इन्हीं के टर्म्स में लिख सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी देख लो, जैसे एरिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, आप इनके डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हो, यानी आप ये बता सकते हो कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से कैसे रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, एरिया को आप लेंथ इंटू विड्थ लिख सकते हो, और दोनों का ही डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? लेंथ भी एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला L, विड्थ भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला L, और दोनों की सहायता से अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये हो जाएगा L2, यानी कि L2 बन गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। सिमिलरली, वेलोसिटी के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट और टाइम मेजर करना है। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला L है और टाइम का है T, तो अगर मैं दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ये हो जाएगा L, और T ऊपर जाएगा तो बन जाएगा T-1। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया? LT-1। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला अभी हमने ऊपर निकाला है, LT-1, और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला है T, तो क्या हो जाएगा टोटल? LT-2। तो इस तरीके से आप किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को डायमेंशनल फार्मूला की सहायता से उसकी फंडामेंटल टर्म से रिलेट कर सकते हो। डायमेंशनल फार्मूला एक बार हमको लिखना आ गया तो फिर हम कई सारे एप्लीकेशंस में इसका यूज़ करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पर आपको ये सवाल दिमाग में आना चाहिए कि अगर कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मुझे फार्मूला नहीं पता, तो क्या मैं उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल पाऊंगा? तो मैंने कहा नहीं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कह रहा हूँ मोमेंटम, तो मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, और अगर आपको मोमेंटम का फॉर्मूला ही नहीं पता तो क्या आप इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल पाओगे? हमने कहा नहीं। यानी कि फिजिक्स में जैसे जैसे आप नए नए चैप्टर पढ़ते जाओगे, नई नई क्वांटिटी सीखते जाओगे, नए नए फार्मूला सीखते जाओगे, आप उनके डायमेंशनल फार्मूला भी निकालने लग जाओगे। मोमेंटम के लिए यहाँ पर क्या होगा? मास का डायमेंशनल फार्मूला है m, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है LT-1, जो कि आपने यहाँ निकाला था। तो मोमेंटम का क्या हो गया? MLT-1। सिमिलरली, आप किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो, बस आपको उसका बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए, और बाद में आपको सारे टर्म्स का डायमेंशनल फार्मूला रख देना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं जीवन में। और यहाँ पर देखिए, हम डायमेंशनल फार्मूला की लिखने की प्रैक्टिस कर चुके हैं, और चीज़ों की डायमेंशनल फार्मूला लिखने की प्रैक्टिस आप घर पे करिए। बस उसका फार्मूला लिखिए, डायमेंशनल फार्मूला हर एक टर्म का डाल दीजिए, और एक फाइनल टर्म का डायमेंशनल फार्मूला निकल करके आ जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में। काफ़ी यूज़फुल प्रिंसिपल है और इससे हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। चलिए फटाफट सीखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक कॉमन सेंस के बारे में बात करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास दो चीज़ें हैं, मैं ये कह सकता हूँ दोनों की लेंथ सेम है, यानी लेंथ ऑफ A इक्वल्स टू लेंथ ऑफ B, लेकिन मैं इसके लेंथ को और इसके मास को कंपेयर नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता इसकी लेंथ इसके मास से ज़्यादा है, ये गलत हो जाएगा। सिमिलरली, अगर मैं कह रहा हूँ कि दो क्वांटिटीज़ हैं A और B, तो इनके बीच इक्वल्स टू का साइन केवल तभी आ सकता है जब दोनों की डायमेंशन सेम हो, यानी कि ये इक्वेशन डायमेंशनली होमोजीनियस होनी चाहिए। सिमिलरली, A मोर देन B या A लेस देन B भी केवल तभी कहा जा सकता है जब दोनों की डायमेंशंस सेम हों। इसी तरीके से दो सेम डायमेंशंस को ही आप ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आप इसकी लेंथ को इसकी लेंथ के साथ ऐड कर सकते हो, 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ को इसके मास के साथ ऐड नहीं कर सकते, वो एक मीनिंगलेस फिजिकल क्वांटिटी देगा। तो इन शॉर्ट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें ये बता देता है कि कोई भी दो टर्म अगर इक्वल्स टू के साइन से, ग्रेटर देन, लेस देन, प्लस माइनस के साइन से अलग अलग हो रहे हैं, तो उन दोनों टर्म्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। इसको हम इस सवाल में लगा करके देख लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है, हमें ये चेक करना है क्या ये डायमेंशनली होमोजीनियस है कि नहीं है। तो देखिए, लेफ्ट साइड में क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी? L। इसको आप m0 L t0 भी लिख सकते हो, क्योंकि m और t यहाँ पर 0 है।
अच्छा, यूटी की डायमेंशन क्या होगी? देखिए दोनों को हमने इक्वल्स टू साइन से अलग किया हुआ है, यानी कि इसकी डायमेंशन और इन दोनों के बीच है प्लस का साइन, यानी इसकी डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए। इसकी डायमेंशन अगर एल है तो इसकी भी एल और इस वाले की भी एल आनी चाहिए। कैसे, देखिए अब इसको डिराइव करते हैं। यूटी की डायमेंशन क्या है? सबसे पहले देखिए इस यूटी की डायमेंशन क्या है। वेलोसिटी की डायमेंशन है एल टी माइनस वन। टी की डायमेंशन क्या है? टी की डायमेंशन है टी। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एल और टी की डायमेंशन हो जाएगी 0। तो हमारे पास इस टर्म की डायमेंशन भी आ गई एल या m0l t0, यानी कि यू टी की डायमेंशन वही है जो लेफ्ट साइड वाले एस की है। ठीक है, इतना पार्ट सही जा रहा है। हाफ ए टी स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी? हाफ की कोई डायमेंशन नहीं है, ए की डायमेंशन है एल टी माइनस टू। अभी आपने पीछे निकाला हुआ है इस चीज़ को। टी स्क्वायर की डायमेंशन क्या है? टाइम की डायमेंशन है टी, टी स्क्वायर की डायमेंशन हो जाएगी टी स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर आपको पता है टाइम की डायमेंशन है टी, टी स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर टी स्क्वायर लिखना पड़ेगा आपको। तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा एल, यानी कि m0l t0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो टर्म आपने इक्वल्स टू साइन से अलग किए थे इनके डायमेंशंस भी सेम है, और जो टर्म आपने प्लस के साइन से अलग किए हैं यानी ये और ये, इनके डायमेंशंस भी सेम है। और ये रिलेशन जो है डायमेंशनली होमोजीनियस है, परफेक्टली वैलिड है। इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके हम कुछ सवाल लगाने वाले हैं। चलिए फटाफट हम कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं जो कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड है। तो इस सवाल में देखिए आपके पास ये लिखा हुआ है कि आपको अल्फ़ा और बीटा की डायमेंशन निकालनी है इस इक्वेशन के अंदर, जबकि v वेलोसिटी कह रहा है और t टाइम कह रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इस इक्वेशन को, v इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बी टी, v इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बी टी, बीटा टी। हमें अल्फ़ा और बीटा की डायमेंशन निकालनी है। आपको पता है कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस वन। अब मुझे इक्वल्स टू का साइन दिख रहा है, यानी अल्फ़ा की डायमेंशन भी यही होनी चाहिए। तो अल्फ़ा की भी डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से एल टी माइनस वन होगी। अब अल्फ़ा में कुछ ऐड हो रहा है, तो ये जो पूरा टर्म ऐड हो रहा है इसकी डायमेंशन भी वही होनी चाहिए जो पिछले वाले टर्म की है। मीटर्स में मीटर ऐड होगा, लीटर्स में लीटर ऐड होगा। तो बीटा टी की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? पूरे बीटा टी की डायमेंशन, अगर मैं इसको बड़े ब्रैकेट में लिख दूँ, पूरे बीटा टी की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? एल टी माइनस वन होनी चाहिए। अब टी की डायमेंशन आपको पता है टाइम टी होती है, तो एल टी माइनस वन, ये वाला टाइम नीचे जाएगा, बीटा एल टी माइनस वन अपॉन टी, तो ये टी ऊपर जाएगा, एल टी माइनस टू, यानी बीटा की डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल टी माइनस टू। अल्फ़ा की डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस वन, और बीटा की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? एल टी माइनस टू। देख लेते हैं इसका आंसर। हाँ भाई देखिए, अल्फ़ा की डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस वन, और बीटा की डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस टू। तो यहाँ पर हमने पहला सवाल देखा है। एक और सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर इस सवाल में क्या कह रहा है? हमारे पास एक इक्वेशन है P इज इक्वल्स टू पी नॉट ई टू द पावर अल्फ़ा टी स्क्वायर। यहाँ P भी प्रेशर है और P नॉट भी प्रेशर है, हमें T टाइम है। हमें निकालना है कि अल्फ़ा की डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, इस इक्वेशन को हम अलग से लिख लेते हैं। P इज इक्वल्स टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी स्क्वायर। तो अब इस रिलेशन में मुझे पता है प्रेशर और ये वाला प्रेशर दोनों की डायमेंशंस क्या होंगी? सेम होंगी। प्रेशर को मैं बार में नाप सकता हूँ, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नाप सकता हूँ, या पास्कल में नाप सकता हूँ। तो दोनों की डायमेंशंस अगर मैं P अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी स्क्वायर लिख दूँ तो इसकी डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी। तो रेशियो है प्रेशर का, ये डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ m0l0 t0, राइट। तो e टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी स्क्वायर एक डायमेंशन लेस रेशियो को बता रहा है, एक कांस्टेंट को बता रहा है। अब अगर e टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी स्क्वायर एक कांस्टेंट को बता रहा है, यानी कि जो पावर है वो भी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, है ना। e की पावर कोई कांस्टेंट, तभी तो कांस्टेंट आएगा ना। अब देखिए अल्फ़ा टी स्क्वायर अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डायमेंशन लेस होते हैं, राइट। तो अल्फ़ा टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? अल्फ़ा टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? m0l0 t0, डायमेंशन लेस होगा, राइट। तो यहाँ पर अल्फ़ा का डायमेंशन, t का डायमेंशन m0l0 t0, तो अल्फ़ा का डायमेंशन क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर नीचे चला जाएगा, m0l0 t टू द पावर माइनस टू, राइट। m0l0 t टू द पावर माइनस टू, या केवल आप लिख सकते हो t टू द पावर माइनस टू है अल्फ़ा का डायमेंशन।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमने एक बात सीख ली है बहुत अच्छे से कि कैसे अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलिए एक सवाल और लगा लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर ही। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू ए साइन बी टी माइनस सी एक्स। हमें ए बी और सी की डायमेंशन निकालनी है। y कह रहा है डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, x डिस्टेंस है। ए साइन बी टी माइनस सी एक्स। तो यहाँ पर हम इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले, y इज इक्वल्स टू ए साइन बी टी माइनस सी एक्स। तो यहाँ पर देखिए हमें पता है y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, l। अब देखिए राइट साइड में क्योंकि इक्वल्स टू के साइन के साथ सेपरेटेड है तो इस पूरी चीज़ का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, l ही होना चाहिए, राइट। अब जरा गौर से देखिएगा, a साइन बी टी माइनस सी एक्स का डायमेंशन क्या है, l है। साइन थीटा इसका तो कोई डायमेंशन, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, राइट। जैसा मैंने आपको बताया एंगल डायमेंशन लेस होता है, राइट। तो इस पूरे टर्म का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, एंगल सा डायमेंशन लेस। साइन थीटा, थीटा इज एंगल, एंगल इज डायमेंशन लेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L लेफ्ट साइड का डायमेंशन, A का डायमेंशन मान लीजिए A है ये, और साइन थीटा ये डायमेंशन लेस है विच इज़ m0 l0 t0। तो A का डायमेंशन क्या निकल करके आएगा, L ओनली, राइट। A का डायमेंशन क्या निकल करके आएगा, L ओनली। अब देखिए साइन बी टी माइनस सी एक्स। अब बी टी माइनस सी एक्स जैसा कि मैंने बोला, ये वाला पार्ट जो ब्रैकेट के अंदर है बी टी माइनस सी एक्स, ये कैसा नंबर है, एक डायमेंशन लेस नंबर है। तो इस पूरे टर्म की डायमेंशन क्या होगी, m0 l0 t0। इसकी भी डायमेंशन वही होनी चाहिए, इसकी भी डायमेंशन वही होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच माइनस का साइन लगा हुआ है। दोनों की डायमेंशन सेम होगी तभी ना आप उसको सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो बी टी भी डायमेंशन लेस है, सी एक्स भी डायमेंशन लेस है, और ये डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट देने वाले हैं हमको। तो बी टी की डायमेंशन अगर 0 है, m0 l0 t0 है, तो यहाँ से b की डायमेंशन इंटू t की डायमेंशन होने वाली है m0 l0 t0। तो b की डायमेंशन क्या निकल करके आएगी, t इधर चला जाएगा, m0 l0 t टू द पावर -1, या सिंपली आप कह सकते हो t की पावर -1, ये होने वाली है b की डायमेंशन। अब इसी तरीके से cx की डायमेंशन भी वही होगी, cx भी डायमेंशन लेस होगा, तो cx की डायमेंशन क्या होने वाली है, वही m0 l0 t0। तो c की डायमेंशन इंटू x की डायमेंशन, x क्या था, डिस्प्लेसमेंट, l m0 l0 t0। तो c की डायमेंशन l नीचे चला जाएगा तो जाएगा m0 l-1 t0। इसको आप लिख सकते हो l-1 भी कैजुअल टर्म के अंदर। तो c की डायमेंशन क्या हो जाएगी, l-1, b की डायमेंशन हो जाएगी t-1 और a की डायमेंशन हो जाएगी l। तो यहाँ पर देख लेते हैं, a की डायमेंशन l है, b की डायमेंशन है t-1 और c की है l-1। यही हमारे आंसर्स थे। तो आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैसे अप्लाई करते हैं अलग अलग सवालों के अंदर। अब हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली दोनों ही लिहाज से कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझने के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट को, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हम यहाँ ये समझेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस को जो हमने अभी सीखा है इसको हम कैसे अलग अलग कंडीशंस में अप्लाई करें। तो बच्चों हमें डायमेंशनल एनालिसिस के 2 एप्लीकेशन समझने हैं, जिनमें से पहला है कैसे इसका यूज़ करें यूनिट्स को कन्वर्ट करने में, और दूसरा एप्लीकेशन है कैसे हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच रिलेशन निकालें। चलिए हम पहले एप्लीकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम यूनिट्स कन्वर्जन सीखेंगे। बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें डायमेंशनल एनालिसिस का क्या इस्तेमाल करना है यूनिट्स कन्वर्जन में। आप कहोगे सर हमारे पास अगर मीटर में लिखा हुआ है 50 मीटर और हमको इसको अगर यूनिट कन्वर्ट करनी है मान लीजिए सेंटीमीटर में, तो हमारे पास तो एक कन्वर्जन फैक्टर है। 50 मीटर में 50 × 100 इतने सेंटीमीटर होंगे। हमारे पास 100 क्या है, कन्वर्जन फैक्टर। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। बच्चों यहाँ पर तो आपको कन्वर्जन फैक्टर पता है। सिमिलरली अगर मैं दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी उठा लूँ, समय, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं 60 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे, आप कहोगे यहाँ पर भी कन्वर्जन फैक्टर हमको पता है 60 × 60 सेकेंड्स। हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको कन्वर्जन फैक्टर याद है, आप डायरेक्टली उस कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे और वो चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन बच्चों आप ऐसा कब करोगे जब आपको कन्वर्जन फैक्टर ना पता हो। फॉर एग्जांपल किसी डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में अगर हम बात करें, मान लीजिए कि प्रेशर आपको दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, मान लीजिए
50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लग रहा है किसी सरफेस पर, 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। और मैं कह रहा हूँ आपको इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब आप कहोगे भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या है ये तो हमें याद नहीं है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कोई और फिजिक्स की क्वांटिटी उठा लूँ, राइट, और उससे कहूँ कि इसको आप दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर दो, है ना, डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट को कैसे कन्वर्ट करोगे, क्या आपको उसके कन्वर्जन फैक्टर याद है? तो हम कहेंगे नहीं, हमें डिराइव्ड क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है तो हमें उसके कन्वर्जन फैक्टर याद नहीं है। और बच्चों इसी केस में हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते हैं उस कन्वर्जन फैक्टर को निकालने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ हमें कब करना है। हमने कहा हमें डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करना है जब हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को कन्वर्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह में। बात समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं कि इसके पीछे का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है। देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल एकदम सिंपल है। ये अगर 1 मीटर की रोप है, मैं इसको लिख रहा हूँ 1 मीटर, इसकी लेंथ कितनी है गौर से देखिएगा 1 मीटर। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है? 1 मीटर कहूँ या 100 सेंटीमीटर कहूँ, दोनों ही केसेस में सेम लेंथ रिप्रेजेंट हो रही है। 1 मीटर कहूँ या 100 सेंटीमीटर कहूँ, दोनों ही केसेस में जो लेंथ रिप्रेजेंट हो रही है वो तो एग्जैक्टली सेम है। क्या वो अलग अलग है? हमने कहा नहीं, वो तो एग्जैक्टली सेम लेंथ रिप्रेजेंट हो रही है। यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है, यहाँ पर यूनिट अलग है, यहाँ पर यूनिट अलग है, लेकिन वैल्यू जो चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है, जो लेंथ रिप्रेजेंट हो रही है, दोनों ही केसेस में सेम रिप्रेजेंट हो रही है। यानी कि N1U1 सेम है दूसरे मैग्नीट्यूड और दूसरी यूनिट के। N1U1 और N2U2 क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अगर आप किसी भी यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या नहीं चेंज होगा? हमने कहा N इंटू यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसके साथ की यूनिट है, इसका जो प्रोडक्ट है वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। यानी कोई भी चीज़ आपने मेजरमेंट लिया है तो NU जो है वो कांस्टेंट रहेगा। एक सिस्टम के अंदर ये N1U1 हो सकता है, दूसरे सिस्टम में दूसरी यूनिट में ये N2U2 हो सकता है, पर इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, राइट। अच्छा, और क्या नहीं चेंज होगा? हमने कहा कि अगर पहले सिस्टम में जब हम इसको मीटर्स में रिप्रेजेंट कर रहे थे तो ये लेंथ को रिप्रेजेंट बता रहा था, जब हम इसको सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो भी लेंथ को बताएगा। क्या दोनों ही केसेस में सेम डायमेंशनल फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा? हमने कहा हाँ। यानी कि जब आप यूनिट्स को कन्वर्ट करोगे, चाहे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हो और वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशनल फार्मूला इस सिस्टम में भी वही था जो अगले सिस्टम में रहेगा, इन यूनिट्स में भी डायमेंशनल फार्मूला वही था जो अगली यूनिट में रहेगा। यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको पता है तो जब इसको आप डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख दोगे तो भी डायमेंशनल फार्मूला चेंज नहीं होगा। क्या बात समझ में आ गई? यूनिट कन्वर्ट करने पर क्या नहीं चेंज होता है? हमने कहा N इंटू यू का प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है, N1U1 इज सेम एज N2U2। और क्या नहीं चेंज होता है? हमने कहा किसी भी चीज़ का जो डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया है वो चेंज नहीं होता है, हर सिस्टम में सेम डायमेंशनल फार्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, N1 और डायमेंशनल फार्मूला क्या है पहली यूनिट का वो लिख दिया हमने। दूसरे केस में N2 को एज इट इज़ दूसरे का डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया। और हमें क्या करना है, हमें निकालना है कन्वर्जन फैक्टर। जो नई वैल्यू होगी, नए सिस्टम में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? हमने कहा N2 की वैल्यू को यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ये चीज़ बेहतर हमें समझ में आएगी अगर हम एक न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो हमने कुछ न्यूमेरिकल रखे हैं यहाँ पर, फटाफट हम उनको सॉल्व करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम यूनिट कन्वर्जन में डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। तो इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 19 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको एक्सप्रेस करिए डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। काफ़ी बच्चों ने ये चीज़ नहीं पढ़ी होगी कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील ये क्या चीज़ है। तो स्टील से एसोसिएटेड एक कांस्टेंट है जिसको हम यंग्स मॉडुलस कह रहे हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स में आप ये पढ़ोगे। इसकी जो वैल्यू है वो 19 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। हमें इसे एक्सप्रेस करना है ये कितने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। तो हमने कहा भाई देखो, हमें इसका कन्वर्जन फैक्टर तो पता नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं पता कि हम इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल
कर लेंगे। तो फटाफट देखते हैं इसको कैसे करना है। तो हमको पता है कि सबसे पहले इस फंडामेंटल प्रिंसिपल को हम अप्लाई करेंगे कि N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2, क्योंकि हमें सेम यूनिट को ही सेम चीज़ को कन्वर्ट करना है, सेम मेजरमेंट को कन्वर्ट करना है। तो जितनी मेजर्ड वैल्यू इस सिस्टम में है उतनी ही मेजर्ड वैल्यू दूसरे सिस्टम में भी होगी। यानी कि N1U1 पहले सिस्टम में मेजर्ड वैल्यू कितनी है 19 इंटू 10⁻10। U1 कितना है, U1 है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरे सिस्टम की मेजर्ड वैल्यू कितनी है, हमने कहा ये तो हमें नहीं पता। दूसरे सिस्टम की यूनिट क्या है, हमने कहा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों आपको हम बता दें कि यहाँ पर न्यूटन क्या है, SI सिस्टम में फोर्स की वैल्यू है, डाइन क्या है, CGS सिस्टम में फोर्स की वैल्यू है, मीटर आपको पता है लेंथ की यूनिट है, और यहाँ पर सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट है CGS सिस्टम में। तो भैया यहाँ पर हमने लेंथ को मेजर किया होगा मीटर्स में, मास को मेजर किया होगा किलोग्राम में, और टाइम को सेकेंड में। और दूसरी साइड में हमने लेंथ को मेजर किया होगा सेंटीमीटर में, क्योंकि CGS है, और मास को मेजर किया होगा ग्राम्स में, और टाइम को सेकंड में, राइट। ये बात हमें दिमाग में रखनी है। अगर मैं दूसरी चीज़ आपसे पूछूं कि और कौन सी ऐसी चीज़ है जो यूनिट कन्वर्जन के दौरान चेंज नहीं होती, तो आपको अभी भी बताया सर डायमेंशनल फार्मूला नहीं चेंज होता है। तो कैसे, आप देखिए डायमेंशनल फार्मूला जो इस सिस्टम में है वही इस सिस्टम में भी होगा। यानी कि 19 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप डायमेंशनल फार्मूला में लिख दीजिए। न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला क्या है आपको पता है, न्यूटन फोर्स की वैल्यू है, फोर्स की यूनिट है, m का हो गया डायमेंशनल फार्मूला m, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला LT-2, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया MLT-2। न्यूटन की जगह हम लिख सकते हैं MLT-2, राइट। मीटर स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं L2, राइट। तो MLT-2 अपॉन L2 क्या हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला, ML-1T-2। क्या ये बात समझ में आ गई। हमने कहा इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ML-1T-2। क्या डायमेंशनल फार्मूला सेम रहता है यूनिट कन्वर्जन के दौरान, हमने कहा यस सर। तो यहाँ पर रखो N2 ML-1T-2, राइट। अच्छा, अब दोनों में जो मेजर्ड वैल्यू है वो अलग अलग सिस्टम्स में नापी गई है, तो मैं यहाँ पर M1L1T1 और M2L2T2 लिख देता हूँ। जहाँ पर M1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, मास को रिप्रेजेंट करेगा पर किलोग्राम में, M2 क्या है ग्राम्स में, राइट। तो अब हमें N2 निकालना है। यहाँ पर N2 हो जाएगा 19 10⁻9 M1 अपॉन M2, राइट। इसको हम उधर ले जा रहे हैं, L1 अपॉन L2, पावर कितनी दोनों साइड देखिए -1, तो पूरे की पावर -1, और T1 अपॉन T2 पूरे की पावर कितनी है -2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए M1 अपॉन M2 कितना होने वाला है 19 इंटू 10⁻10। M1 क्या है, मास पहले वाले सिस्टम में, जो पहले वाले सिस्टम में मास था हमारा किलोग्राम में, तो उसको हम लिख देते हैं, पहले वाले सिस्टम की यूनिट लिख दी है यहाँ पर किलोग्राम। M2 क्या है, दूसरे वाले सिस्टम में जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें मास किस में मेजर किया गया है, ग्राम्स में, तो आप लिख दीजिए M2 की जगह आप लिख दीजिए ग्राम्स, राइट। L1 क्या है, पहले वाले सिस्टम में लेंथ को आपने किस यूनिट में मेजर किया है उसकी जगह आप L1 लिख दीजिए। तो L1 हमने मेजर किया है पहले सिस्टम के अंदर मीटर्स में, तो इसको लिख दीजिए 1 मीटर। L2 की जगह आप लिख दीजिए दूसरे सिस्टम में जो आपने मेजर किया है, हमने मेजर किया है सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर लिख दीजिए। T1 किस में, पावर -1 है, T1 किस में मेजर किया है, सेकंड में, और दूसरे में भी सेकंड में, पावर -2 लिख दीजिए। अब देखिए किलोग्राम से ग्राम्स तो कैंसिल नहीं आउट होगा नहीं, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करके लिख दीजिए 1 किलोग्राम, और ग्राम की जगह आप लिख दीजिए 10⁻³ किलोग्राम्स, ठीक है। 1 मीटर, सेंटीमीटर की जगह लिख दीजिए 10⁻² मीटर्स, सेकंड अपॉन सेकंड इज़ 1⁻², ठीक है। तो अब देखिए किलोग्राम किलोग्राम, मीटर मीटर, ये सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी और यूनिट्स जो है हमारी कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू होगी वो केवल एक नंबर आएगा 1/10⁻²⁻1, ठीक है। 19 10⁻10, 10⁻³ ऊपर जाएगा हो जाएगा 10⁻+3, 10⁻² ऊपर जाएगा 10⁻+2 हो जाएगा, ऊपर -1 यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 10⁻², राइट। तो 3 और -2 हो जाएगा 1, तो 19 इंटू 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी N2 की वैल्यू निकल करके आ गई नए सिस्टम के अंदर, 19 10⁻11। तो आप आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमारा ऑप्शन बी जो है 19 10⁻11 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको ये सवाल इस तरीके से अप्लाई करने में बिल्कुल सिंपल तरीका है, राइट। आपको 2 चीज़ें दिमाग में याद रखनी है कि जब हम यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज नहीं होती हैं।
भले ही n1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो मेजर्ड वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, यूनिट चेंज हो जाएंगी, लेकिन n इंटू यू चेंज नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, डायमेंशनल फार्मूला चेंज नहीं होगा। और इन्हीं दोनों प्रिंसिपल का यूज़ करके आप एक सिस्टम में जो वैल्यू है उसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन के अंदर डायमेंशनल एनालिसिस को कैसे अप्लाई करना है ये हमने सीख लिया है। अब हम इसके अगले एप्लीकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अगले एप्लीकेशन के अंदर हम ये सीखेंगे कि कैसे हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर इसको हम डायरेक्टली एक सवाल की सहायता से देखते हैं। ये रहा आपका सवाल। इस सवाल के अंदर बच्चों क्या हो रहा है कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ डायरेक्टली। हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम है इस तरीके से, और ये ऐसे ऐसे अपनी जगह पर इस तरीके से मूव कर रहा है। तो ये यहाँ जाएगा, फिर ये इधर की तरफ जाएगा, फिर ये वापस आ जाएगा। और ये सब करने में जितना समय इसको लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, राइट। यहाँ से स्टार्ट करके वापस यहाँ पर आने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो L है, जो चीज़ इससे लटकी हुई है उसका मास स्मॉल m है, राइट। जिस जगह पर ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g है। तो हमें निकालना है ये टाइम पीरियड, इसके मास, इसकी लेंथ और इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनके साथ कैसे रिलेटेड होगा। हमें अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को, हमें अलग अलग फिजिक्स की क्वांटिटीज़ को यहाँ पर रिलेट करना है। तो हम डायमेंशनल एनालिसिस की सहायता से वो रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, ऐसे केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिन क्वांटिटीज़ को रिलेट करना है वहाँ एक हम रिलेशन एज्यूम कर लेंगे। हम ये मान लेंगे कि टाइम पीरियड इस मास की पावर a पर, इस L की पावर b पर और इस g की पावर c पर डिपेंड करेगा। तो अभी आपको ये पता है कि जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो और उसकी जगह इक्वल्स टू साइन यूज़ करते हो तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाता है k, m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c। तो हमने ये स्टेप नंबर 1 लगा दिया जिसमें हमने एज्यूम्ड रिलेशन बना लिया है। जिन क्वांटिटीज़ को हमें रिलेट करना है उनके बीच हमने एक एज्यूम्ड रिलेशन बना लिया। ये काम कर लिया आपने। स्टेप 2 में आप क्या करोगे, सब चीज़ों का डायमेंशनल फार्मूला आपको दोनों साइड रख देना है। तो रख दीजिए। टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, t। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, m0 l0 t। k क्या है, कांस्टेंट, ऐसा कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। m क्या है, m मास है। l क्या है, l लेंथ है। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, lt-2। ठीक है, तो m के ऊपर पावर लगा दो a, l के ऊपर b है और lt-2 जो g का डायमेंशनल फार्मूला है उसके ऊपर c। ठीक है, राइट साइड को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। राइट साइड को आप सॉल्व कर लीजिए। m की पावर a, l की पावर b, अच्छा l की पावर c भी इधर से आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, और t टू द पावर -2c। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा राइट साइड के अंदर। ठीक है, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0t। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच ये इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है। यानी हम क्या बोलेंगे कि दोनों साइड डायमेंशनल होमोजेनिटी होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिकॉल करिए, दोनों साइड क्या होनी चाहिए, डायमेंशनली सेम होनी चाहिए। यानी कि डायमेंशनल होमोजेनिटी वाले प्रिंसिपल से, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, दोनों साइड हमारे पास सेम डायमेंशन है। यानी लेफ्ट साइड में जो m की पावर है वही पावर राइट साइड में भी होगी। यानी लेफ्ट साइड में कितनी है, 0, राइट साइड में m की पावर क्या है, a। कंपेयर करो, a क्या आ जाएगा, 0। लेफ्ट साइड में जो l की पावर है वो राइट साइड में भी होगी। राइट साइड में क्या है, b प्लस c, लेफ्ट साइड में क्या है, 0, यानी कि b प्लस c क्या होगा, 0 होगा। लेफ्ट साइड में जो टाइम की पावर है 1, राइट साइड में वो उसके बराबर होगी। तो टाइम की पावर यहाँ क्या है, 1, और राइट साइड में क्या है, -2c। ये 1 के बराबर है, तो c क्या हो जाएगा, -1/2। तो c की वैल्यू को अगर हम ये वाले में रख दें, b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो b प्लस c कितना है, -12। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, +12। तो यहाँ पर हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू क्या है, 0, b की वैल्यू क्या है, ½ और c की वैल्यू क्या है, -½ अब ये जो वैल्यूज़ आपके पास आई हैं a, b और c की, इसको आप सबसे पहले वाले एज्यूम्ड रिलेशन में रख दीजिए और फाइनल रिलेशन आ जाएगा। मैं यहाँ पर देखिए टॉप पे यहाँ पर लिख देता हूँ। तो हम यहाँ पर अगर हम a, b, c की वैल्यू रखते हैं तो t = k टाइम्स m टू दी पावर a कितना है यहाँ पर, 0। यानी कि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि m की पावर 0 है। l की पावर क्या है, b कितना है, +½ तो l टू दी पावर ½ और g की पावर क्या है, c कितना है, -½ g की पावर क्या है, -½ यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m पे डिपेंड नहीं किया, m टू द पावर 0 मतलब 1,
एल टू द पावर हाफ यानी अंडर रूट एल, और जी की पावर माइनस हाफ मतलब 1/√g, राइट। तो यानी कि t इज इक्वल्स टू k टाइम्स अंडर रूट एल अपॉन जी। ये हो जाएगा रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। और अगर आपको एक्चुअल रिलेशन पता है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का, तो एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√L अपॉन जी, जो कि हमारा एक्यूरेट एक्चुअल रिलेशन है। यहाँ पर हमने ये रिलेशन कैसे निकाला है? ये रिलेशन हमने निकाला है टाइम पीरियड लेंथ और जी के बीच डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके। क्या ये रिलेशन और एक्चुअल रिलेशन सेम है? हमने कहा यस सर। लेकिन हम इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू नहीं निकाल पाए। क्या इसका ये मतलब है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते? तो हमने कहा यस सर, यही इसका मतलब है कि डायमेंशनल एनालिसिस की ये लिमिटेशन है। जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये इससे आप नहीं निकाल सकते, राइट। वो आपको एक्सपेरिमेंट करके ही निकालना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। चलिए, यहाँ पर जो हमारा सेकंड एप्लीकेशन था वो भी कंप्लीट हो गया है, और इस तरीके से हमने डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन भी सीख लिया है। चलिए फटाफट मूव कर जाते हैं अपने लास्ट और छोटे से कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज़ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, राइट, विच इज़ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो फटाफट आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला लिमिटेशन क्या है? डायमेंशन डज नॉट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड। ड्यू टू दिस रीजन x इज इक्वल्स टू ut प्लस at स्क्वायर इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। देखिए, ये रिलेशन एक्चुअल में करेक्ट नहीं है। आपको पता है जो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है विच इज़ ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। यहाँ पर रिलेशन क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट इज ut प्लस at स्क्वायर। ये हाफ नहीं है यहाँ पर, ये हाफ यहाँ होना चाहिए, वो नहीं है। लेकिन डायमेंशनली सारी बातें सही हैं। हर एक टर्म का डायमेंशन अगर आप देखोगे तो पूरी इक्वेशन कैसी है? डायमेंशनली होमोजीनियस है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का डायमेंशनली करेक्ट होना क्या ये प्रूव कर देता है कि ये इक्वेशन वाकई में करेक्ट होगी? तो हमने कहा नहीं। देखिए, इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो करेक्ट इक्वेशन है। गौर से सुनिएगा, इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो करेक्ट इक्वेशन है। लेकिन अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो फिर वो इक्वेशन किसी भी पॉसिबल केस में करेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, बट डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन विल ऑलवेज बी इनकरेक्ट। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है? ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये इक्वेशन एक्चुअल में इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें कांस्टेंट अवेलेबल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले कॉन्सेप्ट की तरफ। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय मेथड ऑफ डायमेंशन। अभी आपने देखा कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का कैसे भी हम रिडक्शन नहीं कर सकते, कैसे भी आप पता नहीं लगा सकते कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होना चाहिए। तीसरी चीज़ की तरफ देखते हैं। दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली इफ रिलेशन इज of product ratio type. It fails if in the case of addition, subtraction, power, exponent and trigonometric relation. तो अगर इस तरीके के रिलेशन हैं चीज़ों के बीच तो आप वहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ नहीं कर पाओगे। जैसे वेव्स में आप पाओगे कि बहुत सारे साइनोसॉइडल रिलेशन बनते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर हम फिज़िक्स की जो क्वांटिटीज़ हैं उनके बीच रिलेशन आप नहीं निकाल पाओगे। हालांकि आप ये ज़रूर बता दोगे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, लेकिन क्या रिलेशन है वो आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि साइन कॉस ये वाले जो टर्म है ये डायमेंशनल फार्मूला में कभी अपीयर नहीं होते हैं। जैसे कि आप जानते हो, सबसे पहले हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने एक रिलेशन को एज्यूम किया था। हमने एक रिलेशन को क्या किया था? हमने इस रिलेशन को एज्यूम किया था। और अगर आप इस एज्यूम्ड रिलेशन के बारे में बात करोगे तो देखिए पूरे सॉल्यूशन में कहीं भी ऑटोमेटिकली साइन तो नहीं आ जाएगा, कॉस तो नहीं आ जाएगा, एक्सपोनेंट तो नहीं आ जाएगा, लॉग तो नहीं आ जाएगा। यानी कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इस एज्यूम्ड रिलेशन में कहीं से बीच में ये सारे टर्म आ जाएं। यानी कि अगर आपका जो एक्चुअल टर्म है, एक्चुअल जो रिलेशन है उसमें साइन कॉस और ये एक्सपोनेंट या लॉगरिथमिक फंक्शंस आते हैं तो उसको आप डायमेंशनल एनालिसिस से डिड्यूस नहीं कर सकते। तो 3 लिमिटेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस की कि आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इक्वेशन क्या वाकई में होल्ड करती है। दूसरी चीज़, आप ये नहीं बता सकते क्या उसमें कोई कांस्टेंट था, क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। और तीसरी लिमिटेशन है जो नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन, साइनोसॉइडल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंट फंक्शंस, इनको आप नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने 6 कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इस तरीके से हमने अपने 6 कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये काफ़ी बड़ा लेक्चर रहा होगा डायमेंशनल एनालिसिस का, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल लेक्चर भी है। और अब आप जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हो डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चंस की जो आपकी बुक में दिए हुए हैं।
आपसे काफ़ी सारे सवाल बन जाएंगे, हो सकता है वो सवाल आपके ना बने क्योंकि कुछ फिजिक्स की क्वांटिटीज़ ऐसी होंगी जिनके बारे में आपको अभी ज्ञान नहीं होगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको शायद ना पता हो मोमेंटम या इम्पल्स की डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आने वाले चैप्टर मैकेनिक्स के हैं, वहाँ पर आप वो नए टर्म भी सीख जाओगे और जब आपको वो टर्म पता चल जाएगा, उसका फॉर्मूला पता चल जाएगा, तो आप उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल पाओगे। तो इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। हमने 3 चैप्टर अपने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। चौथा लेक्चर जो कि लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, जो कि है मेजरिंग डिवाइसेस, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर सिंपलर क्वेश्चंस नीट और जेई मेंस में भी आ जाते हैं। तो इसको हम एडवांस लेवल पर देखेंगे, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज को अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।